हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज रोहिश और आज हम इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम प्रस्तावना को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम शासन के स्वरूप को समझ रहे थे और हमने समाजवादी शब्द को समझ लिया था। आज हम पंथ निरपेक्ष से शुरू करेंगे और बंधुता पे खत्म होकर उसके बाद जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जो कोट्स हैं उन पर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंथ निरपेक्ष शब्द से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर राज्य वो राज्य होता है जिसके शासन का आधार कोई धार्मिक पुस्तक नहीं होती है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। राज्य में धर्म के आधार पर देश के नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और जितने भी दुनिया में धर्म हैं वे सारे के सारे यहाँ पे हैं और उन सबको समानता मिली हुई है, हर रूप में मिली हुई है। धर्म चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिली है, बराबर अधिकार मिले हैं, किसी भी रूप में उनके साथ भेदभाव नहीं होता है और ये बहुत अच्छी बात है। का मतलब यह है कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, कोई राजकीय धर्म नहीं है और सबको, और जो समानता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हम इसके बाद समझेंगे, जब ये प्रस्तावना खत्म हो जाएगी उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से का एक चैप्टर है, उसमें हम मौलिक अधिकार को अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही है। ये चीज़ स्पष्ट है कि सरकार धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना शब्द में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और ये स्पष्ट रूप से भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक शब्द होता है धर्म, एक चीज होता है पंथ, एक शब्द होता है पंथ। ठीक है। जब संविधान बनाया गया उसके बाद जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस दौरान धर्म शब्द नहीं अपनाया गया, पंथ शब्द अपनाया गया। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जो जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, जो संविधान सभा से जुड़े लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। उन्हें एक एक शब्द की गहराई पता थी। उनको ये पता था कि धर्म और पंथ में अंतर है। धर्म का उपयोग हमेशा से कर्तव्य के रूप में हुआ है। जैसे कई बार हमने महाभारत देखी है, उस समय हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि पार्थ जाओ अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और हथियार उठाओ। मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो क्षत्रिय कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उस समय जो कर्तव्य होता है वही धर्म कहलाता है। वो समुदाय या वो पुस्तक जो आपको ईश्वर से सीधे जोड़ती है, आपको ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाती है, वो चीज़, वो संस्था या वो लोग, उससे जुड़े लोग, ये सारे के सारे एक पंथ के माने जाते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा कि हाँ, धर्म से अच्छा ये रहेगा कि हम पंथ शब्द को जोड़ें। और अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र का मतलब है कि हमारा शासन है, हमारे द्वारा शासन है और हमारे लिए ही शासन है। हम शासन कर रहे हैं, अपने द्वारा कर रहे हैं और अपने लिए ही शासन कर रहे हैं। यही लोकतंत्र का अर्थ होता है। लोकतंत्र दो तरह का होता है। एक पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। ये स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे देना है क्योंकि ज़्यादातर देशों में वही अपनाई गई है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके द्वारा शासन करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। मतलब चुनाव द्वारा ये सारे कार्य होते हैं।
मैंने आपको विधायिका और कार्यपालिका का अंतर बताया हुआ था कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका में कौन लोग जुड़े हैं। कार्यपालिका के दो रूप थे, एक हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो थे, और पे मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका एक होती है। ठीक है, संसद में मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद संसद है, यही वही कार्यपालिका है, वही विधायिका है। ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं होता है। ठीक है, नाम मात्र की क्या होती है जिसे समझते हैं, मात्र और वास्तविक में अंतर देखते हैं। देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, देश का सब सर्वोच्च पद है, देश के पहले नागरिक माने जाते हैं, लेकिन वो नाम मात्र की, उनके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र कार्यपालिका, एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद के पास रहती है, वही एक्चुअल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, ये अंतर है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता, जैसे कि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे अलग होते हैं। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं होता है। देखिए, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, जैसे कि 4 वर्ष के लिए होता है, और उनको हटाना हो तो महाभियोग लाना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में जहाँ संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कई बार अगर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का है, तो लोग 5 वर्ष लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री, यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। उनके अगर उनको हटाना है, एक अविश्वास प्रस्ताव आएगा और प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है, वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार से के सिद्धांत पर संसदीय लोकतंत्र काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गणराज्य शब्द को समझते हैं। गणराज्य या रिपब्लिक का अर्थ ये होता है कि वो देश जहाँ का शासक वंशानुगत ना हो, मतलब कोई वंश ना चलो। जैसे राजाओं में होता था कि एक राजा है, राजा का जो बेटा है फिर वो राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा है वो राजा बन जाएगा। इस तरह से ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चुनाव होंगे, अपने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनके द्वारा आगे सरकार बनाई जाएगी, और कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बने, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे शासक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। शासक 2 तरह के होते हैं, एक राज्य का प्रमुख और एक शासन का प्रमुख। मतलब एक जिसके नाम से शासन चले और एक जो वास्तव में शासन चलाता हूँ। वही बात है जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका, मतलब जिनके नाम से शासन चल रहा है। जैसे राष्ट्रपति, जो भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन एक्चुअल में शासन करता कौन है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हमें स्पष्ट होता है कि राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि शासन के प्रमुख कौन है, तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख है और राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कहते हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है इन दोनों का। ठीक है, हम
डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। हमने उनको डायरेक्ट नहीं चुना है, हमने प्रतिनिधि चुने हैं, उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने उनकी इनको चुनने की आगे एक प्रोसेस है, तो वही चीज अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उनके उद्देश्य को समझते हैं कि शासन का उद्देश्य क्या है। संविधान जो हमारे जो संविधान लिखा गया और जो सरकार बनाई जाएगी, उस सरकार को बनाने का, उस सरकार का उद्देश्य क्या है। उस सरकार का उद्देश्य या उस शासन का उद्देश्य है, पहला, न्याय हो, सबके लिए न्याय हो, सबके लिए सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, मतलब के साथ बराबर न्याय हो। अगला शब्द है स्वतंत्रता, मतलब वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र रहें विचार के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, विश्वास के लिए, धर्म के लिए और उपासना के लिए। विचार मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को सोच सकते हैं, उसका मनन कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, मतलब अपने मानसिक या आंतरिक रूप में उसको अपने बुद्धि में, अपने विचारों में, अपने अपने अंदर उसको ला सकते हैं, उस विचार को। ठीक है, हमें कोई विचार आया, हम उसको सोचने के लिए पूरे स्वतंत्र है, हमें हम पे किसी चीज़, इस चीज़ की रोक नहीं है। इसी तरह उसी विचार को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे मन में ये विचार आया है, उसको हम किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। उस विचार के अलावा हम किसी और विचार को भी स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। हमारी अपनी, हमें इतनी स्वतंत्रता है, हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हम किसी भी विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम स्वतंत्र है, हमें जिस धर्म को मानना है, या यहाँ पे मैं धर्म ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक हमारी नॉर्मल लाइफ में, सोशल लाइफ में धर्म ही प्रयोग होता है, पंथ प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी रिलीजन को मानने के लिए तैयार हैं, हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो। हम पूरे इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, हम उस धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मैं हिंदू हूँ तो मैं उसके अनुसार मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और उसमें जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ। मुझ पे किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। ठीक है, या कोई और भारत का कोई भी नागरिक हो, वो किसी भी धर्म को माने तो उससे रिलेटेड वो कोई भी काम कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, समानता दो तरह की होती है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। मतलब हमें प्रतिष्ठा मिलेगी और अवसर भी मिलेंगे, बराबर अवसर मिलेंगे हर जगह पे। और यहाँ पे अवसर की समानता पे एक मुद्दा उभर के आएगा, रिजर्वेशन का। ठीक है, बहुत, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अवसर की समानता है तो रिजर्वेशन क्यों है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को समझते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, कई सारे केसेस आएंगे, उस समय सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो प्रतिष्ठा की समानता मतलब समाज में सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। मतलब प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है, सबको सम्मान के साथ जीने का हक है। किसी को हम किसी आधार पे नीचा नहीं दिखा सकते कि हाँ आप इस कैटेगरी में हो, आप इस तरह से दिखते हो, या इस क्षेत्र के हो, इस राज्य के हो। इसके आधारों पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या राज्य भेदभाव नहीं करेगा, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। समाज में सभी व्यक्ति बराबर माने जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का समान अवसर मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए अच्छा अपना काम कर सकता है, या अपनी आजीविका के लिए, अपने धन उपार्जन के लिए कोई काम कर सकता है जैसा वो चाहता है। उससे वो अपना विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है। उसके लिए उसको पूरी स्वतंत्रता मिली है, उसमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यह निकलता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाएगा। मतलब व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी जिसे हम कहते हैं, एक देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन मिलेगा। मानवीय गरिमा मतलब उसके साथ कोई ऐसा अभद्र, इतना कोई गंदा व्यवहार नहीं होगा। जैसे कि हमारे देश में पहले होता था कि समाज के एक वर्ग को छुआ भी नहीं जाता, छूने से भी परहेज था, उनको पानी पीना या उनका खाना, इन सब पे बहुत सारी पाबंदियां होती थी और उनको एक समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, उनको सोसाइटी से दूर रखा जाता था। इस तरह का कोई भी काम इस देश में नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है और उसके साथ
इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। देखिए, एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मतलब इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के बीच एक होने की भावना विकसित हो, चाहे हम किसी भी राज्य से आए, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। इन सब आधारों पर हम एक दूसरे से भेदभाव ना करें। हमारे पास हम सब में एक होने की भावना का विकास हो। पूरा देश एक है, सारे राज्यों में एकता हो, राज्यों के नागरिकों के बीच एकता हो। क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर हम भेदभाव ना करें। सबके बीच एक होने की भावना विकसित करना ही एकता कहलाती है। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना यानी कि एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। भारत का एक का क्षेत्र या भूभाग इससे भविष्य में अलग नहीं होना चाहिए। युद्ध के द्वारा अलग ना हो, आक्रमण के द्वारा अलग ना हो, कि जैसे कोई भी राज्य अपने आप को अलग करने की, इस देश से हटने की सोच ना रखें। देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, देश जुड़ा रहे। यही एक अखंडता शब्द का सार बनता है। बंधुता मतलब नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को विकसित करना। मतलब जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबके बीच भाईचारे की भावना विकसित हो, और ये चीज़ देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करती है। प्रेम्बल या हमारी प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, मतलब अनइन्फोर्सिएबल है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई वाद दायर नहीं कर सकते कि अगर प्रस्तावना में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, अगर वो चीज़ का फॉलो नहीं हो रहा है, वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, सोसाइटी में वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो इसको आधार बनाकर हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। और ये केवल निर्देश हैं, इनको लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका कारण ये है, हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। संसाधन जितने हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रत्येक नागरिक के बीच सबको बराबर बांटना है, सबका ख्याल रखना है। तो हो सकता है कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए ये कारण है कि इन चीज़ों को केवल निर्देश दिया गया है, इन चीज़ों का केवल निर्देश दिया गया है, बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संशोधनीय है। पूरे संविधान में यदि प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रेम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ये वाक्य के एम मुंशी जी का है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। द प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा है। प्रस्तावना को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मौलिक अधिकारों को समझेंगे। वो एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत उसमें काफ़ी सारे अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं। तो हम अगली क्लास मौलिक अधिकार की क्लास होगी। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हैव अ गुड डे।